Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and today we'll take a topic from reasoning section, and the name of the topic is dice. So this topic is being frequently asked in exams like NTSC, SSC, bank POs, and even in some management exams also. So this lecture it will be relevant for all of these exams, and we'll discuss some shortcuts and tricks to get the answer of the questions from this topic with greater accuracy and in much less time. So let us start with this topic. So डाइस, आप सबको पता है कि डाइस क्या होता है। इसकी नीचे इमेजेस मैंने दी हुई हैं कि बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे गेम्स में यूज होती है, जैसे लूडो में। इसमें क्या होता है, इसकी शेप या तो क्यूब होती है या क्यूबॉइड होती है। इसमें हर एक फेस पे कुछ नंबर्स होते हैं डॉट की फॉर्म्स में, या हो सकता है लिखे हुए फॉर्म में भी हो। तो अब इसमें सबसे पहली बात, एक तो ये हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी क्यूब या किसी भी क्यूबॉइड के टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। एक तो टॉप, एक डाउन, एक लेफ्ट, एक राइट और एक फ्रंट और एक बैक। ये 6 सरफेसेस होते हैं किसी भी क्यूब या किसी भी क्यूबॉइड के। तो इसलिए डाइस के भी हमेशा कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं। ये एक फंडामेंटल फैक्ट है जो हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो डाइस होता है ये एक 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड भी आपका 3D फिगर होता है, उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्यूब के केस में तो वो सारे इक्वल होते हैं, बट क्यूबॉइड के केस में अलग अलग होती है, लेंथ भी अलग होती है, ब्रेड्थ भी आपकी अलग हो सकती है, हाइट भी अलग हो सकती है। इसलिए आपकी ये 3D फिगर्स होती है। अब 3D फिगर्स में अगर हम उसको एक 2D प्लेन पे बनाएं, जैसे ये जो हमारा बोर्ड है ये इस टाइम क्या है, ये 2D प्लेन है। तो इस 2D प्लेन पे जब हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये क्यूब या क्यूबॉइड में बना रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे जैसे इसमें हमेशा 3 ही सरफेस आपको एक बारी में दिख रहे हैं। जैसे ये पर्पल डाइस के भी आपको 3 सरफेस दिख रहे हैं, इस रेड डाइस के भी आपको एक बारी में 3 ही सरफेस दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली इस ग्रीन में भी और सिमिलरली इस येलो में भी। तो हमेशा हमें जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे तो उसमें हमें डाइस की फिगर्स दी होंगी और उसमें हमेशा एक बारी में हमें 3 ही सरफेस दिखेंगे। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड अहेड। नाउ द डाइस इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज क्लोज्ड डाइस एंड ओपन डाइस। तो क्लोज्ड डाइस आप अपने अपर लेफ्ट में जो इमेज बनी हुई है व्हाइट कलर का जो डाइस है उसको बोलते हैं क्लोज्ड डाइस। मतलब जो हमारा नॉर्मली जो डाइस होता है, जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप का जो डाइस होता है दैट इज क्लोज डाइस। दूसरा होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस आप अपने लोअर राइट पार्ट में देख सकते हैं, जो एक इमेज दी हुई है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये 2 1 4 6 5 3, ये आपका ओपन डाइस है। अब ये ओपन डाइस बनता कैसे है कि अगर हम इस क्लोज डाइस के एजेस को कट कर दें और इसको ओपन कर दें, तो हमारा ये इस तरह का कुछ इमेज बन जाता है। जरूरी नहीं है इस तरह की बने, ये अलग अलग शेप्स में बनती है, बस मतलब ये खुल जाता है, फिर उसको आप बंद करके वापस से ये क्लोज डाइस बना सकते हैं। तो ये दो टाइप के ये दो कैटेगरी के डाइस होते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। दूसरी चीज, फिर क्लोज डाइस के दोबारा से फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्लोज डाइस की एक ही फिगर दी हो सकता है आपको क्वेश्चन में 2 फिगर्स दी हो, और हो सकता है आपको क्वेश्चन में 2 से ज्यादा फिगर दी हो। अब जो 2 फिगर्स वाला जो क्लोज डाइस होता है उसमें भी आपकी 3 कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है उन 2 डाइस में, मतलब उन 2 फिगर्स में आपका एक फेस कॉमन हो, उन 2 फिगर्स में आपके 2 फेसेस कॉमन हो, और उन 2 फिगर्स में आपका कुछ भी कॉमन ना हो। 2 से ज्यादा फेस कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा यानी 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक बारी में मैक्सिमम 3 ही सरफेस दिखेंगे। तो 3 सरफेस अगर कॉमन हो गए तो मतलब वो तो सेम ही फिगर हो गई बिल्कुल। मैक्सिमम 2 फेसेस कॉमन होंगे यहाँ पे, उसके बाद नथिंग कॉमन आपका केस आ सकता है। फिर इसमें एक तो हमें ये भी बात ध्यान रखनी होती है कि जैसे ये 2 फिगर्स और ये मोर देन 2 फिगर्स हैं, ये सब एक ही डाइस की इमेजेस होंगी अलग अलग व्यू से। जैसे हो सकता है कि हम एक डाइस को किसी दूसरी डायरेक्शन देखें तो हमें कुछ 3 सरफेस दिखाई दें, वो आपको दे दिया। फिर उसी को किसी ने दूसरी तरफ से देखा तो उसको कुछ और सरफेस दिखाई देंगे, तो दूसरी इमेज वो बना दी उन्होंने। इसमें ऐसे होता है कि आपकी एक ही डाइस के अलग अलग व्यू से इमेजेस दी होती हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फेस किसके ऑपोजिट होता है।
तो यही हमें इनमें चीजें पढ़नी है, इनकी ट्रिक समझनी है वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट विद क्लोज डाइस वन फिगर। तो क्लोज डाइस वन फिगर में आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ही फिगर दी होगी, और उस एक फिगर में भी आप सिर्फ 3 ही सरफेस देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास एक फिगर दी हो तो हमेशा जो कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का कंसेप्ट। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस आपका वो डाइस होता है जो आप एक्चुअली लूडो में यूज करते हो। तो आपने उसकी एक प्रॉपर्टी देखी होगी कि एक्चुअल लूडो वाला जो डाइस होता है वो उसमें हमेशा 1 के ऑपोजिट 6 होता है, 2 के ऑपोजिट 5 होता है और 3 के ऑपोजिट 4 होता है। यानी कि हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा ऑपोजिट फेसिस का सम 7 होता है। तो ऐसा डाइस जिसमें ऑपोजिट फेसिस का सम 7 हो, ऐसा डाइस हमेशा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। लेकिन अगर मैं इस डाइस को ट्विस्ट कर दूं, मतलब अब अगर मैं ना चाहूं कि ये प्रॉपर्टी ना बने कि हमारा ऑपोजिट फेसिस का सम 7 रहे, सो उस केस में अगर हम डाइस को ट्विस्ट कर दें, मतलब 1 के ऑपोजिट 6 को ना रहने दें, 2 के ऑपोजिट 5 को ना रहने दें और 3 का ऑपोजिट 4 को ना रहने दें, तो जो ऐसा ट्विस्टेड डाइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल डाइस। अब जो हमारा फिगर हमें जो दी होगी क्वेश्चन में, कोई एक ही फिगर दी होगी, अब हमें उसी को देख के कैसे पता लगाना है कि वेदर द डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस और इट इज जनरल डाइस। सो ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर हम एक भी पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, सॉरी एक भी पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एक के साथ एक। सो अगर आप एक भी एडजेसेंट पेयर ऑफ फेसेस ऐसा निकाल पा रहे हैं जिसमें सम आपका 7 बन रहा है, सो अगर एक भी एडजेसेंट फेस आप पेयर ऑफ फेस में सम अगर 7 बन गया, तो मतलब क्या है? सारे ऑपोजिट में सम 7 नहीं बन सकता फिर। तो यही तरीका होता है स्टैंडर्ड और जनरल आइडेंटिफाई करने का, कि अगर एक भी एडजेसेंट पेयर ऐसा मिल गया जिसमें सम 7 बन रहा है, वो आपका जनरल डाइस होगा। और अगर आपको एक भी एडजेसेंट फेस ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें सम 7 आपका बन रहा हो, तो वो आपका डाइस क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्योंकि अगर कोई भी एडजेसेंट में सम 7 नहीं है तो डेफिनेटली ऑपोजिट में सम 7 है। जैसे हमारे यहाँ पे आपके इसमें राइट साइड में आपको दो इमेजेस दे रखी हैं डाइस की, एक रेड कलर का डाइस है, एक व्हाइट कलर का डाइस है। सो ये दो अलग क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले रेड कलर के डाइस वाला क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें अब हम पहले फिगर को देख के ये डिसाइड करेंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो हमें यहाँ पे एक भी एडजेसेंट पेयर ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें सम 7 बन रहा हो, क्योंकि 6 + 3 9 होता है, 6 + 2 आपका 8 होता है और 3 + 2 5 होता है। तो एक भी एडजेसेंट पेयर यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ पे सम 7 बन रहा हो। तो इसका मतलब ये डाइस क्या होगा आपका? ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर स्टैंडर्ड डाइस होता है तो उसके स्टैंडर्ड ऑपोजिट्स होते हैं, मतलब 1 का ऑपोजिट 6 होगा, 2 का ऑपोजिट 5 होगा और 3 का ऑपोजिट 4 होगा। सो ऐसे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे जैसे ऑपोजिट टू 2 पूछ ले तो आप आंसर देंगे 5। बट हम इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, व्हाइट वाला जो डाइस है आपका। तो व्हाइट वाले डाइस में आप एक पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऐसा ढूंढ पा रहे हैं जिसमें सम 7 बन रहा है, वो है आपका 4 और 3। क्योंकि 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ एडजेसेंट सरफेस मिल गया ऐसा जिसमें सम 7 बन रहा है। तो इसका मतलब ये डाइस आपका क्या होगा? ये जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस के केस में क्या होता है? क्योंकि हमें एक ही फिगर दी हुई है तो किसी के भी ऑपोजिट कुछ भी आ सकता है। सो हम कुछ भी सर्टेनिटी से इसमें नहीं कह सकते। तो इसका आंसर या तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आ सकता है, या डेटा इनएडेक्वेट आ सकता है, या अगर आपसे ऐसा पूछा हो ऑपोजिट टू 3, तो ऑप्शन में या तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, डेटा इनएडेक्वेट होगा तो वो भी टिक कर सकते हैं। बट अगर ऑप्शन में ऐसा हुआ ईदर 1 और 5 और 6, मतलब बचे हुए जो 3 सरफेस है उसमें से कोई एक, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि ये बात तो डेफिनेटली हम कह ही सकते हैं कि 3 का ऑपोजिट 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट है। लेकिन बचे हुए 3 में से कोई भी आ सकता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम इस तरह से देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन दिया हो। सो वन फिगर की हमारी ये टेक्निक थी आंसर निकालने की। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं जिसमें हमें 2 फिगर्स पढ़ना है। और 2 फिगर्स में भी आपका फर्स्ट टाइप है वन फेस कॉमन, तो हम सबसे पहले उससे स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो पीछे हमने टेक्निक पढ़ी है वो इसमें हमें अप्लाई नहीं करनी बिल्कुल भी। इसके लिए शॉर्टकट अलग है। इसके लिए हमारा शॉर्टकट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि इसमें हमको दिया क्या होगा। तो इसमें हमें 2 फिगर्स दी होंगी सेम डाइस की, अलग अलग व्यू से, और उसमें कोई एक फेस कॉमन होगा।
जैसे यहाँ पे राइट में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारा एक फेस कॉमन है 2। सो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो कॉमन फेस होता है उसको सर्कल कर लो आप पहले दोनों इमेजेस में। अब उसके बाद जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग कॉमन सरफेस से देखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई मूव करती है। सो 2 से आप जब देखना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले 2 दिखेगा, फिर 6 दिखेगा, फिर 5 दिखेगा। अब ये जो आपको ऑर्डर मिला है आप ये एज इट इज नोट कर लो, जैसे यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ है 2 6 5। अब हम सेकंड फिगर में देखते हैं, सिमिलरली कॉमन सरफेस से हमें देखना है। तो कॉमन सरफेस 2 है, इससे जब हम अब क्लॉकवाइज देखेंगे यहाँ पे तो हमें सबसे पहले 2 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा और फिर 1 दिखेगा। तो इसको हमने एज इट इज जो पैटर्न पहले आया था उसके ठीक नीचे उतार लिया। अब ये जो पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है ये हमें क्या शो करता है कि 5 का ऑपोजिट 1 होगा, 6 का ऑपोजिट 4 होगा। अब 2 का ऑपोजिट 2 तो हो नहीं सकता डेफिनेटली, तो जो बचा हुआ सरफेस होता है यानी कि 3 वो 2 के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे ये टेक्निक लगाने से हमारा एक बारी में पूरा का पूरा पैटर्न आ जाता है। तो अगर आपको आपसे इस क्वेश्चन में इसमें कुछ भी पूछ ले जैसे ऑपोजिट टू 1 तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं 5, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा पैटर्न एक बारी में आ गया इसमें। सो इसमें ये टेक्निक होती है 2 फिगर 1 फेस कॉमन वाले में। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है 2 फिगर्स एंड 2 फेसेस कॉमन। यानी अब इसमें आपको 2 फिगर्स दी होंगी सेम डाइस की अलग अलग व्यू से, लेकिन इस बार 2 सरफेस कॉमन होंगे, पीछे हमारा सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन था। सो अब इसमें करने की टेक्निक क्या होती है कि जो भी आपके 2 सरफेस कॉमन होते हैं आप उसको सर्कल कर लो। जैसे फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में कॉमन जो आपको क्वेश्चन यहाँ दे रखा है उसमें कॉमन है आपका 6 4। सो अगर हम उसे सर्कल कर लें तो हमारा लेफ्ट ओवर सरफेसेस मतलब बचे हुए सरफेसेस क्या होंगे, इधर होगा फर्स्ट फिगर में 1 और सेकंड फिगर में हमारा बचेगा 5। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा यही सर्टेनिटी से कह सकते हैं दैट लेफ्ट ओवर सरफेसेस विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि जो हमारे सरफेस कॉमन सर्कल करने के बाद बच जाते हैं वो हमेशा ऑपोजिट होंगे, यानी 1 का ऑपोजिट 5 होगा। बस सिर्फ यही हम इसमें सर्टेनिटी से कह सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। जैसे अगर इसमें अब आपसे क्वेश्चन होता अगर ऑपोजिट टू 1 तो आप 5 दे देते, बट अगर क्वेश्चन होता ऑपोजिट टू 6 तो मैंने आपको बताया था कि 1 के ऑपोजिट 5 है, इसके अलावा हम कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। तो हमें इसमें आंसर कैसे देखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी से। मतलब 6 का यहाँ पे एडजस्टेंट कितना है 1 4 और इधर एडजस्टेंट कितना है 4 5। मतलब 6 के एडजस्टेंट 3 सरफेसेस है यहाँ पे, एक 1 है, एक 4 है, एक 5 है। तो यानी कि ये सरफेस से 6 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एडजस्टेंट सरफेस कभी ऑपोजिट नहीं होते। तो 6 के ऑपोजिट 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है या तो 2 या 3। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट टू 6 इट शुड बी ईदर 2 और 3। तो अगर आपका ऐसा ऑप्शन होगा ईदर 2 और 3 वाला तो आप या तो वो टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा 2 फेस कॉमन वाली टेक्निक थी। इसमें भी स्टैंडर्ड जनरल नहीं लगाना, स्टैंडर्ड जहां स्टैंडर्ड जनरल लगाना है वहां पे मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ लगाना है, इसमें भी नहीं लगाना। जो टेक्निक जिस आपको केस में बताई जा रही है आप सिर्फ वही टेक्निक लगाएंगे उसी केस में। ये सारी टेक्निक्स केस स्पेसिफिक है। Okay, let us proceed to the third type, that is when we have two figures of the same dice with different views and there is nothing common in between the figures। मतलब अब इसमें आपको 2 फिगर्स दी होंगी सेम डाइस की डिफरेंट व्यू से और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो ऐसे टाइप के लिए हम वापस से अपने किस कंसेप्ट पे आते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के कंसेप्ट पे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये आपकी दोनों फिगर सेम डाइस की है तो अगर फर्स्ट फिगर स्टैंडर्ड होगी तो डेफिनेटली सेकंड स्टैंडर्ड। अगर आपकी फर्स्ट जनरल होगी तो सेकंड को भी जनरल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम डाइस की ही 2 फिगर है। तो हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दोनों फिगर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक फिगर हम लोग चेक कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं, जैसे हमने 1 फिगर में किया था कि अगर स्टैंडर्ड आ गया तो स्टैंडर्ड ऑपोजिट होंगे, अगर जनरल आ गया तो हम कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। जैसे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें अगर हम फर्स्ट फिगर में देखें तो 2 5 एक ऐसा पेयर हमें मिल रहा है एडजेसेंट सरफेस का जहाँ पे सम 7 मिल रहा है। तो 7 बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब एडजेसेंट पेयर का सम अगर 7 बन रहा है तो ये आपका जनरल डाइस है।
अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप दूसरी फिगर भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरी फिगर में अगर हम देखें तो हमें 1 और 6 ऐसा एडजेसेंट पेयर ऑफ सरफेस मिल रहे हैं जहाँ पे सम 7 बन रहे हैं। सो इसलिए ये भी आपका क्या है, जनरल डाइस है। वो तो होना ही था क्योंकि सेम डाइस की दोनों फिगर हैं, तो हम हमेशा क्वेश्चन में कोई एक ही फिगर टेस्ट करेंगे। तो ये डाइस हमारा जनरल डाइस है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऑपोजिट टू 2, तो आप आंसर क्या देंगे, या तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, या अगर ऑप्शन में ऐसा है ईदर 1, 6 और 3, तो ये आंसर होगा। क्योंकि 2 के ऑपोजिट 4, 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेसेंट है, पर बचे हुए तीनों सरफेस में से कुछ भी ऑपोजिट हो सकता है। So this is the technique for two figures and nothing common. Now let us proceed ahead. Whenever we are having more than two figures, अब हमारे पास अगर दो से ज्यादा फिगर होंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो से ज्यादा फिगर हो और कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक डाइस जो है वो आपका या तो क्यूब या क्यूबॉइड होता है, तो उसके 6 सरफेसेस होते हैं। अब इन तीनों फिगर्स में आपके मिला के कितने सरफेस हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये 9 सरफेसेस हो गए, यानी 6 से ज्यादा हो गए। तो अगर हम हर फिगर में अलग अलग सरफेस बनाने की कोशिश भी करेंगे तो हम मैक्सिमम 2 फिगर्स में सब खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 सरफेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो थर्ड में मतलब हमें कुछ ना कुछ रिपीटिशन करना ही पड़ेगा। सो मोर देन 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि आपके कोई ना कोई 2 फिगर में कहीं ना कहीं रिपीटिशन आपकी हो रही होगी। सो आपको वही आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें आपके कोई भी केस लग सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कोशिश ये करनी है, अगर 3 फिगर में से आप कोई 2 फिगर ऐसे निकाल पा रहे हो जिसमें 1 फेस कॉमन है, क्योंकि जो 1 फेस कॉमन वाली जो टेक्निक होती है वो सबसे सिंपल होती है और उसमें एक बारी में पूरा पैटर्न आ जाता है। तो अगर हम इसमें से 2 फिगर ऐसी निकाल पा रहे हैं जिसमें 1 फेस हमारा कॉमन है, तो हम हमेशा वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3, इसमें हमारा 1 फेस कॉमन है 3। सो अगर हम 3 को सर्कल यहाँ पे कर ले और फिर वही क्लॉकवाइज अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें फिगर टू फिगर, तो फर्स्ट फिगर में हमें मिलेगा, सेकंड फिगर में हमें मिलेगा 3, 5, 1। ठीक उसके नीचे हम क्या उतारेंगे, जो थर्ड फिगर से हमें क्लॉकवाइज देखने पे ऑर्डर मिलेगा, वो मिलेगा हमें 3, 2, 4। सो ये जो हमारा पैटर्न आएगा ये हमारा क्या शो करेगा कि कौन किसके ऑपोजिट है। सो इस तरह से हम मोर देन 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें मान लीजिए 1 फेस कॉमन मिले ही ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर 2 फेस कॉमन। तो फिर हम सेकंड थर्ड में लगाएंगे 2 फेस कॉमन, फर्स्ट सेकंड में लगा देंगे 2 फेस कॉमन, और फर्स्ट थर्ड में भी 2 फेस कॉमन। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आपको फिर पूरा पैटर्न आपको मिल जाएगा। और वैसे हमें इस क्वेश्चन में पूरा पैटर्न निकालने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे कभी कभी सिर्फ आपसे ये पूछ लेंगे कि ऑपोजिट टू 2 क्या होगा, तो आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन है। तो अगर मैं 1, 3, 1, 3 सर्कल कर लूँ तो हमारा फर्स्ट फिगर में 2 बचता है, सेकंड फिगर में 5 बचता है। तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे, यानी 2 का ऑपोजिट कितना आ गया आंसर, 5। तो इस तरह से भी 2 का ऑपोजिट आंसर 5 ही आएगा। या आप ऐसे भी कर लीजिए, अगर सेकंड और थर्ड सेलेक्ट करके 1 फेस कॉमन वाली टेक्निक लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, आपका 5 होगा। तो आप किसी भी तरीके से इसमें हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी हमें कोशिश करनी है स्टैंडर्ड और जनरल डाइस ना लगाना पड़े। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज ओपन डाइस। So for solving questions of open dice, there is just one rule that we should remember, and that rule is along any row or column, alternate surfaces are always opposite to each other. अब alternate surface मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। मतलब इसका रूल क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप alternate surfaces ढूंढ पा रहे हैं तो वो हमेशा ऐसे केसेस में ऑपोजिट होते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2 के ऑपोजिट 4 है, 1 के ऑपोजिट 6 है, और बचे हुए जो सरफेस होंगे फिर वो ऑपोजिट होंगे, यानी 5 का ऑपोजिट 3 हो गया। सो ऐसे ओपन डाइस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट दी ऑल्टरनेट सरफेसेस। सो यहाँ हमारा पूरा का पूरा कंसेप्चुअल स्टडी ये पूरी ओवर होती है। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा और एक बार रिवीजन हमारा हो जाएगा इसमें कंसेप्ट्स का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 5। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें तो ये दोनों फिगर्स में हम एक फेस कॉमन निकाल पा रहे हैं, वो है हमारा 3। तो यानी ये क्वेश्चन हमारा 1 फेस कॉमन वाला क्वेश्चन है।
सो इसमें अगर हम 3 और 3 को सर्कल कर लें और क्लॉकवाइज देखें तो फर्स्ट फिगर में हमें दिखेगा 351, सेकेंड फिगर में हमें दिखेगा 362। तो और इन दोनों पैटर्न को एक दूसरे के नीचे लिखना होता है, तो हम ये देखेंगे लिखने के बाद कि 5 के नीचे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 6, यानी 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 1। तो ये दोनों फिगर्स में हमें अगर हम देखें तो हमें कोई भी फेस इसमें कॉमन नहीं दिख रहा। तो जब भी 2 फिगर्स एंड नथिंग कॉमन वाला केस होता है तो उस केस में हम स्टैंडर्ड और जनरल वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर पे देखें तो हमें एक पेयर ऑफ एडजेसेंट फेस ऐसा मिल रहा है जो हमारा सम 7 बना रहा है, दैट इज 2 and 5। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा जनरल डाइस है, और जनरल डाइस होता है तो आंसर श्योरिटी से नहीं दिया जा सकता, यानी ऑपोजिट ऑफ 1 पूछा है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, या ईदर 2, 4 और 5 तीनों में से कोई भी ऑपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इसमें 3 फिगर्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है व्हाट विल बी दी ऑपोजिट ऑफ 3। तो सेम वैसे ही करना है, तीनों में से कोई 2 फिगर ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका एक सरफेस कॉमन हो। तो इसमें हम सेकंड और थर्ड फिगर अगर देखें तो उसमें एक ही सरफेस कॉमन है, 3। तो 3, 5 अगर हम क्लॉकवाइज फिर देखें बारी बारी तो सेकंड फिगर में हमें दिखेगा 3, 5, 1। थर्ड फिगर से हमें पैटर्न ऑब्जर्व होगा 3, 2, 4। इसको एक दूसरे के नीचे लिख देना है, फर्स्ट पैटर्न जो निकला और सेकंड पैटर्न जो निकला। अब हम देखेंगे 3 के नीचे 3 आ रहा है, तो 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है, बचा हुआ सरफेस ऑपोजिट होता है 3 के। तो बचा हुआ सरफेस कौन सा होगा यहाँ पे, 6, यानी 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ ई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इस क्वेश्चन में एक सरफेस कॉमन है, सी। तो ये भी वन फेस कॉमन वाला क्वेश्चन है, तो दोनों में आप इसके कॉमन सरफेस सर्कल कर दो और फिर वहां से क्लॉकवाइज जब आप देखोगे तो फर्स्ट फिगर से पैटर्न मिलेगा CAB और सेकंड फिगर से पैटर्न मिलेगा CEF। तो अगर हम इसमें देखें तो CAB और CEF, यानी E के नीचे हमारा कौन सा वाला लेटर आएगा, A आएगा जब हम पैटर्न लिखेंगे। सो ऑपोजिट ऑफ E इस केस में क्या होगा, A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इसमें हमें 4 फिगर दी हुई है और पूछा है व्हाट विल बी दी ऑपोजिट ऑफ 4। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई भी 2 फिगर सेलेक्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इसमें सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड फिगर, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस कॉमन है 2। तो वही क्लॉकवाइज जब हम देखेंगे तो फर्स्ट फिगर से पैटर्न मिलेगा 2, 6, 3 और सेकंड फिगर से पैटर्न मिलेगा 2, 5, 4। तो जब हम इसमें देखेंगे लिखते टाइम तो पैटर्न में देखेंगे 3 के नीचे 4 आ रहा है, तो यानी ऑपोजिट ऑफ 4 क्या होगा इस केस में, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी ऑपोजिट ऑफ एफ, और ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। और सेम फिगर हमने जब कंसेप्ट अभी पढ़ा था ओपन डाइस का उसमें भी यही फिगर थी। तो क्या करना होता है, अलोंग एनी रो एंड कॉलम जस्ट फाइंड आउट द ऑल्टरनेट सरफेसेस। सो एज वी कैन सी इन दिस कॉलम दैट इज AEDB, यहाँ पे अगर हम ऑल्टरनेट सरफेसेस निकालें तो हम देख रहे हैं कि A का ऑल्टरनेट D है, E का ऑल्टरनेट B है। तो यानी A का ऑपोजिट D होगा, E का ऑपोजिट B होगा, तो बचे हुए सरफेसेस भी ऑपोजिट होंगे, यानी कि C का ऑपोजिट F होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ F, तो आंसर होगा उस केस में C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपके दोनों क्वेश्चन ओपन डाइस के हैं, तो इसमें भी हम पैटर्न निकाल देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम में देखते हैं तो 6 का ऑल्टरनेट 1 है, तो बस हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा है व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 4। तो इसमें भी हम ऑल्टरनेट सरफेस निकालते हैं। तो आप रो में देखो 3 का ऑल्टरनेट 1 है, 6 का ऑल्टरनेट 5 है, यानी 3 का ऑपोजिट 1 हो गया, 6 का ऑपोजिट 5 हो गया, तो लेफ्ट ओवर सरफेसेस आपके ऑपोजिट होंगे, यानी कि 4 का ऑपोजिट 2 होगा। So answer for this question it will be 2. So this is all about dice and the way to solve these questions. So अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट है इसमें बीच में तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं उस पोर्शन को।
और फिर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन करते टाइम मान लीजिए भूल भी जा रहे हैं चीज़ों को, या आप फिर से समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो में वापस चले जाइए उस पोर्शन पे, दोबारा वो रूल समझिए और फिर वापस क्वेश्चन पे आइए। सो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है एग्जाम में, 100% एक्यूरेसी से आंसर आएगा और कम से कम टाइम में। बस आपको इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल्स याद भी हो जाएंगे। इसमें इतना कुछ है नहीं रूल्स को याद करने में। इन क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्वेटरी स्किल से भी कर सकते हैं, मतलब हम दिमाग में डाइस को रोटेट कर करके भी सोच सकते हैं कि किसके ऑपोजिट क्या आएगा, बट उसमें गलती के चांसेस होते हैं। हाँ, ये ध्यान हमें रखना है, जैसे ओपन डाइस के केस में अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि हम किसी भी क्वेश्चन में ऑल्टरनेट सरफेस नहीं निकाल पा रहे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, पर बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसे, पर ऐसा क्वेश्चन जरूर बन सकता है जिसमें आप ऑल्टरनेट सरफेसेस नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब एक के बाद एक सरफेस ऐसा कोई हो ही ना जो एक के बाद आ रहा हो। सो ऐसे केस में हम फिर अपना कन्वेंशनल टेक्निक यूज करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे और उस डाइस को एजेस के अलोंग वापस बंद करते रहेंगे और देख लेंगे किसके ऑपोजिट क्या आ रहा है। So this is all about the session, the topic that we studied today. So we'll meet up in next session for some new topic. So thank you for watching the video. Please subscribe the channel, like the video, and hit the bell button for getting notification of the further lectures. Thank you and have a nice day.